दोस्तों, एक जिले के एक बहुत बड़े अधिकारी जो उस जिले के जिला अधिकारी होते हैं, उन जिला अधिकारी को उसी जिले में विकास भवन में एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना था। जैसे ही वो सुबह डीएम साहब सोकर उठते हैं, उनके फोन पर देखते हैं कि बहुत सारी कॉलें इस मीटिंग में जाने के लिए आ चुकी हैं। अब डीएम साहब अपना फोन उठाते हैं और सीधा तैयार होके अपनी सरकारी गाड़ी में सवार होते हैं। वो जैसे ही सरकारी गाड़ी में सवार होते हैं, अपने ड्राइवर को सबसे पहली सलाह देते हैं कि ड्राइवर साहब, आप गाड़ी तेजी से चलाना ताकि मैं मीटिंग में समय से पहुंच जाऊं। रात में काफी देर काम करने के बाद मैं बहुत देर में सोया हूं, जिसकी वजह से समय बहुत ज्यादा गुजर गया और सुबह मैं बहुत लेट सोकर उठा हूं। ड्राइवर साहब कहते हैं कि ठीक है साहब, जैसा आप कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, मैं सेम वैसा ही करूंगा। अब ड्राइवर साहब रफ्तार से गाड़ी को आगे बढ़ाने लगते हैं और ड्राइवर साहब जब गाड़ी को आगे बढ़ाने लगते हैं तो जो डीएम साहब के आवास से विकास भवन की दूरी थी वो महज 3 किलोमीटर थी। अब डीएम साहब आराम से रास्ते को देख रहे थे। अचानक डीएम साहब की निगाहें जो है उनके पैर पर जाती हैं। अब डीएम साहब देखते हैं कि जो उन्होंने पैर में जूता पहन रखा है वो जूता पूरी तरीके से गंदा दिख रहा है। फिर उनकी निगाहें घड़ी की तरफ जाती हैं और सोचते हैं कि जिस हिसाब से मुझे अपने उस मीटिंग में पहुंचना है उस हिसाब से मैं 5-7 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। अब तुरंत ही डीएम साहब अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर साहब, आप रास्ते में किसी मोची को अगर देखना तो वहां पर गाड़ी रोक लेना, मैं 5 मिनट लगेगा, अपना जूता पॉलिश करा लेता हूं। डीएम साहब के ड्राइवर साहब कहते हैं कि ठीक है साहब, कोई बात नहीं, रास्ते में मैं देखता चल रहा हूं कि अगर कोई मोची मिलेगा तो मैं वहां पर गाड़ी रोक दूंगा। अब अगले ही पल एक दुकान दिखती है जिसपे एक बुजुर्ग मोची बैठा है, जिसकी कमर पूरी तरीके से एकदम झुक चुकी है। बुजुर्ग देखने में लग रहा है उसका जो गर्दन है वो भी कांप रहा है, हाथ भी कांप रहे हैं। ड्राइवर साहब अपने कार से डीएम साहब के पीछे वाला शीशा वो डाउन करते हैं और डीएम साहब जब देखते हैं तो कहते हैं कि यार, ये तो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, इतनी जल्दी में क्या ये जूते पॉलिश कर लेगा। अब डीएम साहब के ड्राइवर साहब कहते हैं कि साहब, और कोई चांस भी नहीं है, आगे मोची मिले या ना मिले, आगे क्या हो कुछ नहीं। तो साहब कोई बात नहीं, 1-2 मिनट का ज्यादा समय लेगा, बुजुर्ग है, यहीं ही पॉलिश करवा लीजिए। अब डीएम साहब अपनी कार से उतरते हैं। उनके पीछे उनका काफिला चल रहा था जिसमें कई सरकारी उनके पुलिस विभाग के गनर भी होते हैं। अब डीएम साहब जो है उतरते हैं। उतरने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं जो मोची का काम किया करता था। वो मोची बेचारा गरीब सा दिखने वाला, एकदम फटे हाल में, कुर्ता धोती पहने, जो ऐसा लग रहा है जैसे कई दिन से मोची ने स्नान भी ना किया हो। दाढ़ी वगैरह उसकी काफी बड़ी बड़ी हो चुकी है। अब डीएम साहब अपना जूता उतारकर उसके आगे बढ़ाते हैं और डीएम साहब जब जूता उसके आगे बढ़ाते हैं तो वो बुजुर्ग मोची डीएम साहब से पूछता है कि साहब, पॉलिश करना है या इसमें कहीं कुछ टूटा फूटा है उसको बनाना है। डीएम साहब कहते हैं कि नहीं चाचा, नहीं दादाजी, अब मुझे सिर्फ पॉलिश करवाना है। अब वो पॉलिश करने लगता है। इधर डीएम साहब का फोन लगातार बज रहा था मीटिंग में पहुंचने के लिए, लेकिन डीएम साहब उस व्यस्तता में उस मोची के चेहरे की तरफ निगाह नहीं करते हैं। लेकिन डीएम साहब का जब ये जरूरी कॉल फोन कट होता है 1-2 मिनट बाद, तो डीएम साहब जब उस बुजुर्ग मोची को निगाहें भर कर देखते हैं तो उन्हें कुछ अतीत की यादें आने लगती हैं। उन्हें लगता है कि वो इस मोची को जानते पहचानते हैं और फिर उस मोची के बारे में वो डीएम साहब मोची से पूछने लगते हैं कि अंकल जी, दादाजी, आपका क्या नाम है। जब वो नाम बताता है अपना तो डीएम साहब अवाक रह जाते हैं। डीएम साहब के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। डीएम साहब सोच नहीं पा रहे थे, जिस व्यक्ति को वो काफी दिन से ढूंढ रहे थे वो आज इस मोची की हाल में मिला। वो तुरंत ही कहते हैं कि दादाजी, आप कब से मोची का काम कर रहे हैं और आप यहाँ पर मोची कैसे बने। दरअसल डीएम साहब उस व्यक्ति को जानते थे। अब जब मोची को डीएम साहब अपना नाम बताते हैं तो मोची भी पॉलिश जूते पर छोड़कर उठ जाता है और काफी तेजी से रोने लगता है। अब डीएम साहब भी उसका ये रोने वाला रूप देख के, रोने वाला चेहरा देख के डीएम साहब खुद अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। डीएम साहब भी भावुक हो जाते हैं और उनके आंख
आंखों से आंसू बहने लगता है। जब इस प्रकार का पूरा कार्यक्रम चल रहा था, इस प्रकार दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे थे। दो डीएम साहब के पीछे काफिले में जो पुलिस वाली गाड़ियां चल रही थी, जो डीएम साहब की सुरक्षा में लगे हुए थे, वो लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर एक तरफ तो डीएम साहब को मीटिंग में जाने के लिए देर हो रही है। ड्राइवर भी यही सोच रहा था कि डीएम साहब जैसे ही अपने आवास से निकलते हैं, उन्होंने तुरंत ही मुझे सख्त हिदायत दी थी कि जल्दी से जल्दी तुम गाड़ी जो है वहां विकास भवन लेकर चलना। अब यहाँ पर ये कौन सा नया क्रियाकलाप चलने लगा, सब अवाक थे। आखिर क्या थी पूरी कहानी, आखिर ये बुजुर्ग कौन था, आखिर डीएम साहब का इस बुजुर्ग से क्या संबंध था, और ये बुजुर्ग आखिर डीएम साहब का नाम सुनते ही क्यों रोने लगा। इसके पीछे की जो भावुक कहानी है दोस्तों, वो बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है, बहुत ही सामाजिक कहानी है, एक सीख देने वाली कहानी है। ऐसी कहानियां मैं आपके अपने इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर लाता रहता हूं। अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं और पहली बार हमारी कहानियों को सुन रहे हैं, तो आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको ऐसी सामाजिक, पारिवारिक, दिल को छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियां आप तक लेकर आऊं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें हमारी कहानियों पर प्राप्त होता है, जिनका सपोर्ट हमें मिलता है, उनका नाम हम कहानी में जरूर लेते हैं। कहानी शुरू करने से पहले कुछ नाम है हमारे पास जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। सबसे पहला नाम है विजय मिश्रा का, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में रहते हैं। विजय मिश्रा जी का कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। विजय मिश्रा जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला नाम है जो वो है, उनका नाम है जीतू सौरूट का। जीतू सौरूट भाई भी हमारे परमानेंट श्रोता हैं, जो हमारी कहानियों पर जिनका प्यार और सपोर्ट मिलता रहता है। अगला नाम है श्रवण कुमार का, जो कि हरदोई से हैं। श्रवण कुमार भाई का भी प्यारा सपोर्ट और इनका प्यार, लाड दुलार हमें मिलता रहता है। आप ये देखिए, कमेंट में इन्होंने कहा भी है कि मैं आपको प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देता रहूंगा। उम्मीद भी है श्रवण भाई कि आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। इस समय थोड़ा सा चैनल पे व्यूज जो है वो कम आ रहा है, लेकिन आप अकेले सुनेंगे या 2-3 लोग जिनका कमेंट परमानेंट हमें प्राप्त होता है, बस उतने ही लोग सुनते रहेंगे। मुझे इस बात से कोई असर नहीं है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि मेरी कहानियों से अगर एक व्यक्ति को भी सीख मिल जाए, तो मेरी कहानी सुनाने का जो वो है काम है, वो पूर्ण रूप से मैं सफल समझता हूं। मुझे लालसा नहीं है, क्योंकि मैं जहां तक प्रयास करता हूं आपको एक ऐसी कहानी सुनाई जाए जिससे आपको जो है कुछ सीख मिल चुके, जिससे अपने जीवन में आप कुछ धारण कर सकें। फिलहाल कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है दोस्तों, इसलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं। और कहानी को शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहता हूं कि अगर प्यारा सा कमेंट आपका हमारी इस कहानी पर आता है, तो मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूंगा। फिलहाल कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से कहानी को छोड़ कर आए थे। अब मोची साहब जो होते हैं बुजुर्ग, वो विक्रम नाम था डीएम साहब का। जब विक्रम सुनते हैं तो कहते हैं कि अरे बेटा तुम यहाँ पर कैसे। तो विक्रम उन्हें बताता है, डीएम साहब उन्हें बताते हैं कि दरअसल वो इस जिले के नए डीएम बनकर आए हैं। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान का एक जिला पड़ता है जयपुर, और जयपुर का ही एक छोटा सा गांव। इस छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति जो है वो अपना एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, जिसमें उसे 10,000 12,000 रुपए सैलरी मिलती थी। और जो उनकी पत्नी थी, वो बड़े रईस लोगों के घरों में, शहर में, वहीं से गांव से सटा हुआ बगल में ही एक शहरी इलाका था। उस शहरी इलाके में बहुत पोर्स लोग, बहुत अमीर लोग रहते थे। उनके घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। अब इन दोनों पति पत्नी में बहुत अच्छा प्यार होता है। दोनों अपनी जिंदगी की नाव, जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे आगे चलाते रहते हैं। लेकिन इन पत्नी और पति को एक ही सोच थी कि दोनों की कोई संतान नहीं होती है। अब दोनों की कोई संतान नहीं होती है, दोनों की एज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये लोग बड़ा हैरान परेशान होते हैं कि काश ईश्वर इन्हें एक संतान दे देता और फिर इनका जीवन अच्छी तरीके से चलने लगता। दोनों ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे, जिससे घर की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी।
अब ये दर दर भटकते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, कई बार हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं, लेकिन इन्हें संतान नसीब नहीं हुई। अब कोई इन्हें बताता है कि कोई एक मंदिर है, उस मंदिर में चले जाओ, उस मंदिर में जाकर दुआएं मांगो। वहां पर जो भी जाता है वो खाली नहीं आता है। वो उस मंदिर में जाते हैं और दुआएं मांगते हैं और ईश्वर इनकी दुआ कबूल कर लेता है। इनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है विक्रम। विक्रम जब दुनिया में आता है तो पति और पत्नी दोनों ही बहुत खुशी होते हैं, क्योंकि उनके इकलौती संतान पैदा हुई थी, वो भी बहुत दिन बाद, बहुत मिन्नतें करके, दर दर की ठोकरें खाने के बाद। विक्रम अब धीरे धीरे उम्र में बड़ा होने लगता है। जब वो 5 साल का होता है तो गांव के ही प्राइमरी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाता है, उसका दाखिला करा दिया जाता है। और जब उसका दाखिला कराया जाता है तब वो उम्र के साथ जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसकी उम्र 7-8 साल हो जाती है। कक्षा 5 तक वो जैसे तैसे गांव के स्कूल में पढ़ाई करता है। उसके बाद उसकी पढ़ाई कराने के लिए अपने पिताजी से कहता है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, गांव का ही जूनियर हाई स्कूल है, उसे मैं तुम्हारा दाखिला करवा देता हूं। अब उसे कक्षा 6 में दाखिला दिला दिया जाता है और 3 साल वो और पढ़ाई करता है। कक्षा 8 में ही गांव के स्कूल में पढ़ता है। अब चूंकि कक्षा 8 जब वो पास कर जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, अब तो गांव में कोई स्कूल है नहीं, तुम्हें शहर में ही जाना होगा और तुम्हें शहर में ही पढ़ाई करनी होगी। वो कहता है कि ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं। अब गांव से सटा शहर का एक इलाका जहां पर एक विद्यालय होता है, उस विद्यालय में विक्रम का एडमिशन उसके माता पिताजी करा देते हैं। और जब माता पिताजी एडमिशन कराते हैं तो देखते हैं कि कक्षा 8 तक पढ़ाने में उसे जितना खर्चा लगा था, उससे कहीं ज्यादा खर्चा अब गांव छोड़कर वो गया है, शहर की स्कूल में पढ़ रहा है, तो वहां पर फीस भी ज्यादा लगेगी, आने जाने का भाड़ा अलग से, और कुछ पॉकेट का खर्चा भी देना पड़ता था विक्रम को। विक्रम पढ़ाई करने तो जाता है, लेकिन उसके पिताजी देख रहे थे कि कक्षा 8 तक जिस हिसाब से उसने दिल लगाकर, मन लगाकर गांव के स्कूल में पढ़ाई की थी, उस तरीके से वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। अब वो बिल्कुल अलग रास्ते पर जा रहा है, बिल्कुल अलग काम कर रहा है। ना उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, ना ही वो पढ़ाई करना चाहता है। दिन भर इधर उधर घूमता है, दिन भर आवारा लड़कों का साथ करता है। अब जब उसके माता पिताजी ऐसा देखते हैं तो उसे कई बार समझाते हैं। अचानक वो एक दिन कहता है कि पिताजी, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा और सुधरने के बाद मैं पढ़ाई पर ध्यान देने लगूंगा। अब विक्रम को लगता है कि माता पिताजी बहुत ही मेहनत से पैसा कमाते हैं, एक एक पैसा कैसे इकट्ठा कर कर लेकर आते हैं। इनका पैसा मैं अगर ऐसे ही खर्चा कर दूंगा तो हम एक गरीब खानदान में पैदा हुआ हूँ, और गरीब खानदान में माता पिता की आप जानते हैं क्या दुश्वारियां होती हैं। कैसे एक गार्जियन जो मध्यम वर्गीय परिवार का या गरीब तबके का होता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो माता पिता एक समझदारी के तौर पर उसे समझाते हैं और उसे ये बात लग भी जाती है। करीब 1 हफ्ता तक वो मन लगाकर पढ़ाई करता है। पिता और माता को लगने लगता है कि नहीं, बेटा पूरी तरीके से लाइन पर आ चुका है, बेटा पूरी तरीके से सुधर चुका है, बेटा जो है वो पढ़ाई करने लगा है। विक्रम इधर पढ़ाई करने जाने लगता है, लेकिन जब वो एक दिन पढ़ाई करने जाता है तो उसे 2-3 मित्र मिलते हैं और कहते हैं कि बेटा भाई, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, आओ हम लोग गेम खेलते हैं, कुछ खेल खेलते हैं। वो कहता है कि क्या खेल खेलेंगे। वो लोग मुझे स्कूल के पीछे लेकर जाते हैं। स्कूल के पीछे फिर ताश, जुआ, ये सब जितनी भी गलत आदतें होती हैं, उन सब का खेल खेला जाता था। अब विक्रम उस खेल में पूरी तरीके से शामिल होने लगा था और विक्रम को पूरी तरीके से उस खेल में इंटरेस्ट आने लगा था, जिसके फलस्वरूप वो दिन दूना रात चौगुना गलत रास्ते पर जा रहा था। ये बातें जब विक्रम के पिताजी को पता चलती हैं तो विक्रम के पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा, दुनिया जो है वो बिगाड़ने के लिए बैठी है, तुम अभी भी समय है, सुधर जाओ। लेकिन विक्रम नहीं मानता है। विक्रम दिखावे के रूप में, दिखावटी रूप में पढ़ रहा था, जबकि वो वास्तव में पढ़ नहीं रहा था। जब उसके माता पिताजी शाम को काम करके थके हारे घर पर आते थे तो वो कॉपी किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाता था। अब एक दिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम्हारे स्कूल में फीस नहीं लगती है। अब उसे एक जरिया मिल चुका था। वो अगले दिन अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मुझे स्कूल की फीस भरनी है, नहीं तो मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। उसके पिताजी उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये लो पैसे और तुम इस पैसे को स्कूल में अपनी फीस जमा कर देना। लेकिन जब वो फीस घर से लेकर जाता है तो स्कूल में फीस नहीं जमा करता है, बल्कि वो उन पैसों को अपने मित्रों के साथ जुआ में हार जाता है। और ऐसा जब उसके पिताजी को पता चलता है, जब स्कूल के बारे में उसके पिताजी पूछते हैं कि बेटा विक्रम, तुमने फीस जमा कर दी, तो विक्रम बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल देता है कि हाँ पिताजी, मैंने फीस जमा कर दी है।
अब उसके पिताजी सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फीस जमा कर दिया, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बहुत दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। अचानक उसे स्कूल से उसके पिताजी को एक दिन एक लेटर प्राप्त होता है जिसमें लिखा था कि आपके बच्चे की 3 महीने की फीस जो है वो बकाया है। जब विक्रम के पिताजी विक्रम से इस बाबत पूछते हैं कि विक्रम बेटा, क्या तुमने स्कूल की फीस नहीं जमा की, तो विक्रम बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज होकर पिताजी को कहता है कि पिताजी, मैंने स्कूल की फीस जब ये नोटिस वहां से कटी है उसके बाद जमा की है, मैंने स्कूल की फीस जमा कर दी है। अब उसके पिताजी सोचते हैं कि हो सकता है स्कूल में इसने बाद में फीस जमा की हो। वो चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद स्कूल से दूसरी नोटिस प्राप्त होती है। इस बार पिताजी जो है वो सीधा ही स्कूल चले जाते हैं, अपनी साइकिल उठाते हैं और स्कूल पहुंचते हैं, प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं। प्रिंसिपल साहब बहुत बढ़िया से, बहुत भारी शिकायत करते हैं उनके बेटे विक्रम की, आपका बेटा पढ़ने में इस समय बहुत ही कमजोर होता जा रहा है और पिछले 10 दिन से ये स्कूल भी नहीं आया और 2-3 महीने की इसकी फीस बकाया है। उसके पिताजी उसे बताते हैं प्रिंसिपल साहब को कि प्रिंसिपल साहब, मैंने तो अपने बेटे को पूरी फीस दे दी थी। अब वो सीधा गुस्सा होते हुए घर पहुंचते हैं और इधर जब वो देखते हैं कि स्कूल में आज भी विक्रम नहीं आया है, विक्रम को काफी ढूंढते हैं लेकिन विक्रम का कोई अता पता नहीं चलता है। बाकी वो क्लास टीचर के पास भी जाते हैं, उस क्लास में भी देखते हैं, लेकिन विक्रम का भी वहां कोई अता पता नहीं था। क्लास टीचर साहब कहते हैं कि सर, आपका लड़का जो है वो कई दिनों से स्कूल में लगातार अनुपस्थित चल रहा है। अब विक्रम के पिताजी शाम को जब घर पहुंचते हैं, विक्रम भी पहुंचता है, तो विक्रम से कुछ पूछते नहीं है कि बेटा तुमने फीस क्यों नहीं जमा की, बेटा मैं तुम्हारे स्कूल में गया था और तुम वहां पर कहाँ थे, ऐसा कुछ भी नहीं पूछते हैं। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और रात गुजरने के बाद अगले दिन विक्रम के पिताजी पूरी तरीके से मन बना लेते हैं कि आज जब ये स्कूल के निकलेगा तो इसका मैं पीछा करूंगा। उसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो स्कूल जाने के बजाय स्कूल तक तो पहुंचता है, लेकिन स्कूल के पीछे एक मैदान होता है जहां पर कई आवारा तरीके के लड़के जुआ, ताश ये सब खेला करते थे और ये लोग बाकायदा नशा भी करते थे। अब जब उसके पिताजी देखते हैं कि अपना झोला बस्ता वहीं रखकर लोगों के बीच में, लड़कों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में ताश खेल रहा है, तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि होती है। इस बार जो है उन्होंने अपने बेटे विक्रम को रंगे हाथों पकड़ लिया था। विक्रम को काफी समझाते हैं। विक्रम घर आता है। घर आने के बाद पिताजी से कहता है कि पिताजी और माताजी, मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल कोई काम नहीं करूंगा जो आपकी इज्जत को धूमिल कर सके, और जिन गलत लोगों का मैंने साथ पकड़ा है उन गलत लोगों का साथ मैं छोड़ दूंगा और पूरी तरीके से सुधर जाऊंगा। विक्रम रात भर सही से सो नहीं पाता है क्योंकि उसे बातें कुछ ऐसी थी जो उसके पिता और माताजी ने उसे कही थी, वो बातें पूरी तरीके से विक्रम के मन में घर कर गई थी। अब वो धीरे धीरे पढ़ाई करने लगता है। 1 महीना पूरा पढ़ाई करने में ध्यान लगाने लगता है। अब उसके पिताजी जब एक बार स्कूल जाते हैं, 1 महीना बीतने के बाद, तो स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर दोनों ही उसके पिता को बताते हैं कि आपका बेटा विक्रम इन दिनों पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान लगा रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया है, अब लगता है ये लाइन पकड़ लेगा। कुछ दिन पढ़ता ही रहता है, अचानक फिर से वही रास्ता पकड़ लेता है। क्योंकि दोस्तों, जीवन में ऐसा होता है, जब एक बार किसी की आदत गंदी हो जाती है तो बहुत ज्यादा चांस ये रहता है कि उसी रास्ते पर वो व्यक्ति फिर से चल सकता है। अब विक्रम फिर से 1 महीने बाद फिर से अपने पुराने ढर्रे पर, पुरानी जिंदगानी पर, पुराने रास्ते पर वापस हो चुका था। इस बार जब पिताजी को स्कूल से नोटिस आता है कि आपका बेटा फिर से उसी रास्ते पर चलने लगा है, तो उन्हें बहुत आत्मग्लानि होती है। और शाम को जैसे ही विक्रम अपना झोला बस्ता लेकर आता है, वो कहते हैं कि और तुम्हारी माँ एक एक पैसा कैसे इकट्ठा करके, तुम्हारी माँ बर्तन धुल के, लोगों के घरों में काम करके कैसे दुश्वारियों से दिन गुजार रहे हैं। मैं सुबह एक टूटी साइकिल से अपनी ड्यूटी करने जाता हूँ, 12 घंटे की मेहनत करने के बाद ड्यूटी करके जो पैसा जैसे तैसे महीने में कमा कर लेकर आता हूँ, बेटा उन पैसों का तुम्हें भान नहीं है कि वो पैसे कितनी मेहनत और कितनी दुश्वारियों के बाद दूसरे के पॉकेट से, दूसरे से जेब से निकाल कर हम लोग लेकर आते हैं, और तुम इकलौती संतान हो हमारे। तुम अगर ऐसा करोगे तो समाज क्या कहेगा। हमारी गरीबी लग रहा है कि ये गरीबी ही रह जाएगी इस जीवन में, हम कभी सुधर नहीं पाएंगे और हमारा पूरी तरीके से कुछ नहीं होना है। मुझे तो उम्मीद थी कि मेरा इकलौता बेटा विक्रम
इतिहास रचेगा, हमारे स्कूल के नाम को रोशन करेगा, लेकिन तुम्हारी ये आदतें देख के लग रहा है कि तुम जिंदगी में कभी सुधरने वाले नहीं हो। विक्रम जब अपने माता पिता की बातों को सुनता है तो उसे जैसे बीच बीच में सुधरने का आभास होता था और बीच बीच में वो कुछ दिन के लिए सुधर जाता था, वैसे सुधरने का दिखावा करने लगता है अपने माता पिता के सामने। लेकिन विक्रम के माता पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और विक्रम को 2-3 थपेड़े गाल पर लगा देते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तुम मेरा घर छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा हम दोनों माता पिता घर छोड़ देंगे। अब विक्रम एक रास्ते पर निकल जाता है। जब उसके माता पिता उसे घर से निकाल देते हैं तो विक्रम को लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। वो एक अनजान सफर तय कर चुका था, एक अनजान रास्ते पर गुजर चुका था और उस अनजान रास्ते पर चलते चलते वो अपने मन में बहुत सारे सपने, बहुत सारे प्रश्न लेकर आज घर को छोड़ चुका था। वो फिर धीरे धीरे जाता है एक जगह, अनाथ आश्रम होता है, जहां पर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, वो लोग पढ़ाई लिखाई किया करते थे। वो बताता है उस अनाथ आश्रम में जाने के बाद कि उसके माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए हैं और ऐसे में उसका आगे पीछे कोई नहीं है। वो पढ़ाई की इच्छा अनाथ आश्रम में जाहिर करता है, अनाथ आश्रम वाले उसका दाखिला ले लेते हैं। अब वो अनाथ आश्रम में पुराने दिनों को याद करके, अपने माता पिता की कही गई बातों को याद करके पढ़ाई करने लगता है। और उस साल उसका हाई स्कूल का एग्जाम होता है। वो हाई स्कूल का एग्जाम बहुत ही मन तन सब कुछ लगाकर पढ़ाई करता है और वो हाई स्कूल का एग्जाम फर्स्ट क्लास में पास कर जाता है। और जब फर्स्ट क्लास में पास करता है तो अनाथ आश्रम वालों को लगता है कि ये लड़का जो है बहुत अच्छा है पढ़ने में, इसके पास दिमाग की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस इसे जरूरत है तो सही गाइडेंस की, सही रास्ते की, जो इसे सही रास्ते पर लेकर जा सके। अब अनाथ आश्रम वाले मिलके उसका एक उच्च स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। उसके बाद वो वहां से उस संस्था से इंटर की पढ़ाई और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करने का मन बनाता है। वो संस्थान वाले उसकी पढ़ाई और उसकी प्रतिभा देखकर ये भांप चुके थे कि ये लड़का एक न एक दिन कुछ बड़ा अधिकारी बनेगा। अचानक एक दिन वो परीक्षा दे रहा था, बैठकर स्कूल में ही एक मास्टर साहब आते हैं, उससे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान वो देखता है कि वो पढ़ाई कर रहा है और मास्टर साहब उससे बार बार परीक्षा दे रहा है और बार बार मास्टर साहब उससे इधर उधर की बातें कर रहे हैं और मास्टर साहब उसे डेमोटिवेट कर रहे हैं। मास्टर साहब कह रहे हैं कि बेटा, गांव के आदमी का और एक अनाथ लड़के को यूपीएससी क्रैक करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वो कहता है ठीक है। जब मास्टर साहब चले जाते हैं तो उसके मन में वो चीजें घर कर जाती हैं और वो ठान लेता है कि मुझे आगे चल के एक बड़ा अधिकारी बनना है और मैं एक बड़ा अधिकारी बन के ही रहूंगा। अब वो मन लगाकर तेजी से पूरा अपना दिल दिमाग लगाकर पढ़ाई करने लगता है और इधर उसके माता पिताजी अब पूरी तरीके से बुजुर्ग हो चुके थे। पिताजी अब काम करने की स्थिति में नहीं थे। जहां पर वो नौकरी और जॉब करते थे वहां पर उनकी जॉब और नौकरी छूट जाती है और जब उनकी जॉब और नौकरी छूट जाती है उसके बाद फिर उनके घर में और बहुत सारी आर्थिक तंगियों का दौर चलने लगता है। स्थिति ये आ जाती है कि 2 जून का खाना भी नहीं हो पाता है कि दोनों पति पत्नी खा लें। कहते हैं कि जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो मुसीबत एक ही नहीं आती, उसके साथ और भी कई मुसीबतें आ जाती हैं। अब अचानक उस जो विक्रम के पिताजी होते हैं उनकी माताजी की तबीयत खराब थी। माताजी को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि उनकी पत्नी को जो है वो कैंसर हो चुका है। अब वो बहुत दवा करवाते हैं। दवा के करवाने में जो उनके पास कमाई का थोड़ा बहुत हिस्सा जो उन्होंने सेविंग करके रखा था पति पत्नी ने, वो सेविंग भी चली जाती है। अब उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर होता है और ऐसे में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। अब विक्रम के पिताजी को निर्णय लेना था कि वो पैसे कहां से इंतजाम करते। वो कई लोगों के आगे हाथ भी फैलाते हैं। इधर एक बेटा था जो नालायक था, जो अब भगा चुके थे। उसकी माताजी बहुत हैरान परेशान होती हैं और उसके बाद जब उन्हें कोई विकल्प नहीं सूझता है तो विक्रम के पिताजी अपना घर पूरी तरीके से किसी को बेच देते हैं और जो पैसा उससे मिलता है घर बेचने के बाद, उस पैसे को विक्रम की मां के दवा में लगा देते हैं। लेकिन वो पैसे लगाने के बाद भी, दवा होने के बाद भी, क्योंकि कैंसर पूरी तरीके से जीत चुका था, इसलिए उसकी माता जी जो है वो कुछ दिन बाद स्वर्गवासी हो जाती हैं। अब जब माता जी स्वर्गवासी हो जाती हैं, घर द्वार सब कुछ बिक चुका है, बेटा जो है वो पता नहीं कहाँ है।
अब ऐसे में वो विक्रम के पिताजी बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। चूंकि अब वो अकेले थे, कई बार तो वो भीख मांगते गली मोहल्ले गांव में जा जाकर, लेकिन उन्हें लगता है कि लोग अब बदल चुके हैं, जमाना अब बदल चुका है, उन्हें पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। एज उम्र चाहे जो हो, लेकिन उन्हें कुछ करना चाहिए। अब उन्हें कुछ नहीं समझ में आता तो एक बाजार में वो एक दुकान के सामने बैठकर जूता पॉलिश का, जूता सिलाई का, यानी कि मोची का काम करने लगते हैं। और जब मोची का काम करने लगते हैं तब अचानक एक दिन जब डीएम साहब की गाड़ी वहां पर आकर रुकती है और डीएम साहब बताते हैं अपना नाम कि मेरा नाम विक्रम है, तो ये बुजुर्ग मोची उठकर खड़ा होता है और रोने लगता है। उधर डीएम साहब भी रोने लगते हैं। ये कोई और नहीं होता है बल्कि डीएम साहब के खुद के पिताजी थे। अब जब पिताजी ऐसे अपने बेटे को बढ़िया तमगे में, उसके पीछे पुलिस वाले कई गनर लगे हैं, सामने एक गाड़ी खड़ी है जिसपे जो है लाल बत्ती लगी है, वो देख रहे हैं। वो पूछते हैं कि बेटा विक्रम तो इतना दिन तक कहाँ था? तो विक्रम बताता है कि पिताजी, वो अपनी पूरी संघर्ष की गाथा बताता है और कैसे कैसे उसने अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ा, वो सारी चीजें बताता है। वो बताता है कि पिताजी, मैं इसी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, जिला अधिकारी बनकर आया हूँ। अब उसके पिताजी उसे बहुत लाड प्यार करते हैं। वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी सब कुछ तो ठीक है, मैं जब यहाँ पर आया इस जिले में तो मुझे पता था कि मैं यही खेला खाया हूँ, यही बड़ा हुआ हूँ। मैंने आपको खोजने की काफी कोशिश की, मैं कई मोहल्लों में जहाँ पर अपना घर था वहाँ गया, लेकिन वहाँ वालों ने बताया कि आपके पिता और माता जी तो बहुत पहले से ही यहाँ से चले जा चुके हैं और उन्होंने अपना घर द्वार बेच दिया है। मुझे लगा कि आप यहीं कहीं होंगे। फिर मैंने कई और लोगों से पूछा और लोगों ने बताया कि वो लोग तो 4-5 साल पहले वृद्धाश्रम में चले गए थे। मैंने कई वृद्धाश्रमों में भी आपकी खोजबीन की, लेकिन आपका कहीं पता नहीं चल सका। उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ बेटा, बात यही थी। वो पूछता है विक्रम अपने पिताजी से, मोची से, कि पिताजी माताजी कहाँ हैं? तो वो बताते हैं कि बेटा, उनको तुम्हारे जाने के बाद कैंसर हो गया था और मरते मरते वो कह रही थी कि मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, मेरा विक्रम शायद मुझे एक बार दर्शन दे दे। और ऐसा कहते कहते कैंसर उनका पूरी तरीके से जीत चुका था बेटा, और वो स्वर्गवासी हो गई। विक्रम जब ऐसी सारी हाल सुनता है तो उसे मीटिंग का छोड़ो, मीटिंग जो होना था वो हो चुकी है। उसका फोन भी आ रहा था मीटिंग से, लेकिन उसने बिल्कुल फोन इग्नोर कर दिया, फोन उठाया ही नहीं, क्योंकि आज एक ऐसा रिश्ता मिला था जिसके वजह से आज वो इस पायदान पर था। अब अपने पिताजी को गले से लगाता है और कहता है कि पिताजी, अब आपको ये काम करना नहीं पड़ेगा। आपका नालायक बेटा अब एक लायक इंसान बन चुका है, एक अच्छे रास्ते पर आ चुका है और आपके ही जिले का डीएम है। वो अपने पिताजी को बहुत प्यार करता है और अपने पिताजी को, उन गार्डों को जो उसके साथ बंदूकधारी आए थे, पुलिस वाले जो उसके सुरक्षा में चलते थे, ड्राइवर साहब को बताता है कि ये मोची कोई और नहीं बल्कि मेरे जनक, मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने उसे जीवन दिया है। और शायद पिताजी ना होते तो ये पूरी घटना ना घटती और इस तरीके से उसे ठोकर ना लगती, और इस तरीके से अगर ठोकर ना लगती तो आज जिले का एक बड़ा अधिकारी ना बन पाया होता। वो अपने पिताजी को अपने साथ लेकर जाता है अपने बंगले पर मीटिंग वगैरह छोड़कर, और अपने पिताजी को अपने साथ रखता है। बाकी की जिंदगी उसके पिताजी उसके साथ ही गुजारने लगते हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना था कि हमें मन से शुरुआत करने की जरूरत होती है। हम अगर हमारे जीवन में कुछ पहले हमने अगर कुछ गलत किया है, हम गलत रास्ते पर थे, अगर हम मन से दृढ़ संकल्प कर लें तो हम उन रास्तों को एक बार बदल सकते हैं, मेहनत के बदौलत, धैर्य के बदौलत और मन में एकाग्रता लाकर। कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे आप मन से मजबूत होकर पा नहीं सकते हैं। आपके दिल में बस उस चीज को चाहने की, उस चीज को पूरा करने की, उस लक्ष्य को साधने की ललक होनी चाहिए और आपके अंदर एक सपने होने चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? विक्रम और विक्रम के पिताजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पूरी कहानी के बारे में आपकी जो मनोभावना है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। और आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से सुन रहे थे, ये भी हमें जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम अगली कहानी में आपका नाम जरूर लें। कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई हो, कहानी से आपको अगर थोड़ी सी भी मात्र सीख मिली हो, तो ये कहानी कुछ जानने वाले लोगों तक शेयर कर देना। मिलता हूं ऐसे दिल को छू लेने वाली एक नई कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।